हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 11 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 जुलाई 2021 को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश से कुल कितने केंद्रीय राज्य मंत्री बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 7 राज्य मंत्री। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के शेष कितने जिलों में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 16 है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट युक्त के नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी देवरिया और गोरखपुर में डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसके नए मामले पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा कहाँ शुरू की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है कौशिक बसु को। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भारत में। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 3 सालों के लिए। अगला क्वेश्चन है एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मुंबई और पुणे। अगला क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हैती देश। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सूर्य नमस्कार को 1 मिनट में 20 बार कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी विपुल भारद्वाज ने। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं विपुल भारद्वाज जिन्होंने 1 मिनट में 20 बार सूर्य नमस्कार करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। बुद्ध विद्यापीठ महाविद्यालय नौगढ़ में अध्ययनरत छात्र विपुल भारद्वाज ने सूर्य नमस्कार को 1 मिनट में 20 बार कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। विपुल भारद्वाज को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने पर सम्मानित किया। विपुल भारद्वाज जनपद महाराजगंज के बेलवा काजी गांव के निवासी हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था। तो ध्यान रखना है महाराष्ट्र के अमरावती के मंडर शैलेंद्र कोपे के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था, जिन्होंने 1 मिनट में 16 बार सूर्य नमस्कार करके ये रिकॉर्ड बनाया था। और अब जो है ये रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है। तो ध्यान रखना है कि महाराजगंज के बेलवा काजी गांव के निवासी विपुल भारद्वाज ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इन्होंने 1 मिनट में 20 बार सूर्य नमस्कार किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 तैयार किया। तो दोस्तों ये किया है उत्तर प्रदेश ने, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं, जिसके तहत 2 या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जबकि 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 लॉन्च कर देगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने
यूपी में जनसंख्या विधेयक 2021 का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया है और इस ड्राफ्ट को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है और 19 जुलाई तक जनता से इसके बारे में राय मांगी जाएगी और जिसे भी कोई आपत्ति होगी या जो सुझाव है वो जो है जनता इस पर दे सकती है। और दोस्तों अगर ये विधेयक लागू होता है तो उस स्थिति में ये जो सारे नियम इसमें दिए गए हैं वो लागू होंगे, यानी 2 से अधिक बच्चे वाले जो भी अभिभावक होंगे उन्हें कई तरह की सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है इसके तहत अगर किसी अभिभावक के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें कई तरह की जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित होना पड़ेगा, जिसमें कि सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा और इसके साथ ही स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का भी इसमें प्रस्ताव है और इसके साथ ही जो 77 सरकारी योजनाएं व अनुदान हैं उससे भी इन्हें वंचित रखे जाने का इसमें प्रस्ताव है। और इसके अलावा अगर किसी अभिभावक के एक बच्चा है तो उसे सरकारी नौकरियों में अलग से इंक्रीमेंट, प्रमोशन और कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक जो है उसका ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है और अगर ये लागू हो जाता है तो ये सारे जो नियम हैं वो भी लागू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार दादरी गाजियाबाद नोएडा निवेश क्षेत्र बनाने जा रही है, यह कितने क्षेत्रफल में बनेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 200 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद और नोएडा के बेहद नज़दीक दादरी और बुलंदशहर में लगभग नोएडा के बराबर के इलाके में निवेश क्षेत्र बनाने जा रही है। इसका नाम दादरी गाजियाबाद नोएडा निवेश क्षेत्र DGNIR है। दादरी गाजियाबाद नोएडा निवेश क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 2 जिलों गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 80 गांवों में फैला होगा, जो करीब 200 वर्ग किलोमीटर के इलाके में होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गाजियाबाद और नोएडा के बेहद नज़दीक दादरी और बुलंदशहर में लगभग नोएडा के बराबर एक निवेश क्षेत्र बनाने जा रही है और इस निवेश क्षेत्र का नाम क्या होगा? तो दादरी गाजियाबाद नोएडा निवेश क्षेत्र इसका नाम होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना है, गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सोन, घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बुक्सा है, थारू है, राजी, जौनसारी, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। और उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से हैं? तो कुंभ मेला, ये कहाँ पर लगता है? ये प्रयाग में लगता है। बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है। नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है। देवा मेला ये बाराबंकी में लगता है। और देवी पाटन मेला ये कहाँ पर लगता है? तो ये बलरामपुर में लगता है। और कबीर मेला ये मगहर में लगता है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले हैं जो आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो रामलीला है, रासलीला है, ख्याल नृत्य, नौटंकी, स्वांग नृत्य, चरकुला, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन हैं? तो जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, इसके लेखक हैं जयराम रमेश, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेखक जयराम रमेश द्वारा लिखित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ने अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है। यह महाकाव्य पुस्तक सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक 1879 की कविता द लाइट ऑफ एशिया की कहानी को इसमें विस्तार से बताया गया है। द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है वो सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई थी और ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन
किया गया है और यह ग्रंथ 1879 में लंदन से प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया ने अपनी एक नई पुस्तक लॉन्च की है और इसके लेखक कौन है? तो जयराम रमेश इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया? तो ये दिया गया है उड़ीसा के कटक को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उड़ीसा राज्य के कटक के अद्वितीय चांदी के सिल्वर फिलिग्री को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। वर्तमान में उड़ीसा की कई कला और शिल्प जैसे पिपली अपलीक, कोणार्क पत्थर की मूर्ति, पुरी की पट्टाचित्र और उड़ीसा की इकत को जीआई पंजीकृत किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में उड़ीसा के कटक की जो चांदी सिल्वर फिलिग्री है उसे जीआई टैग दिया गया है। अब दोस्तों जीआई टैग के बारे में अगर देखें तो जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई का फुल फॉर्म होता है और दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेशन को हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेत। और जो जीआई टैग है वो होता क्या है? तो ये किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक होता है। और दोस्तों ये जो जीआई टैग है इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, उसकी उत्पत्ति जहाँ पर हुई है उसे बेचने का अधिकार भी उसी के पास होना चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अब दोस्तों जीआई टैग जो सरकार की तरफ से दिया जाता है तो इसमें क्या होता है? तो इसमें सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट मिलता है और उसके साथ ही एक लोगो भी मिलता है। जो टैग मिलता है उसका प्रयोग वहीं के लोग कर सकते हैं जहाँ की वस्तु को जीआई टैग दिया गया है। तो आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे उड़ीसा के रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है तो उड़ीसा के लोग ही उस लोगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि जो जीआई टैग है वो सबसे पहले किसे दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में सबसे पहले जीआई टैग भारत में दिया गया था। और जीआई टैग जो है वो किस एक्ट के तहत दिया जाता है? तो ध्यान रखना है भारतीय संसद में 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया गया था और उसी के तहत जो है जीआई जो पंजीकरण है वो किया जाता है। तो जीआई टैग के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के जो अद्वितीय सिल्वर फिलिग्री है उसे जीआई टैग दिया गया है। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, मेरंग भारत के किस राज्य का 12वां जिला बना? तो दोस्तों ये बना है मेघालय का 12वां जिला, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। मेघालय राज्य की पश्चिम खासी हिल्स जिले के एक उपमंडल मेरंग को मेघालय का 12वां जिला घोषित किया गया। मेरंग उपमंडल मेघालय की राजधानी शिलोंग से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड संगमा ने इस बात की जानकारी लोगों को दी है। तो ध्यान रखना है कि मेघालय का जो 12वां जिला घोषित किया गया है वो कौन सा जिला घोषित किया गया है? तो मेरंग जो है ये मेघालय का 12वां जिला घोषित किया गया है। अब दोस्तों मेघालय की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखना है शिलोंग मेघालय की राजधानी है। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनरॉड संगमा। और मेघालय के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैसल का निर्माण किया है? तो ये किया है डेनमार्क ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैसल, यानी कि रेत का महल जो है ये डेनमार्क में बनाया गया है। डेनमार्क देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैसल यानी रेत का महल बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। डेनमार्क के ब्लॉक्स शहर में 21.16 मीटर यानी 69.4 फीट का यह सैंड कैसल रेत का महल बनाया गया, जिसने जर्मनी के 17.66 मीटर रेत के महल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। समुद्र किनारे बसे छोटे से गांव ब्लॉक्स में एक पिरामिड जैसा दिखने वाला यह बेहद अलंकृत स्मारक 4860 टन रेत से बना है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेनमार्क ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है।
और ये जो रेत का महल बनाया गया है ये कितना ऊंचा है, तो ये 69.4 फीट ऊंचा है। और ये कहाँ पर बनाया गया है, तो डेनमार्क के ब्लॉक्स शहर में इसे बनाया गया है। अब दोस्तों डेनमार्क की अगर बात करें तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना है डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की मुद्रा क्या है, तो डेमिस क्रोन डेनमार्क की मुद्रा है। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है, तो मेट्टे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों डेनमार्क के मोनार्च का नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो डेनमार्क के मोनार्च यानी कि सम्राट, मोनार्च को सम्राट कहते हैं। तो डेनमार्क के जो सम्राट हैं वो कौन है, तो मार्गरेट सेकंड डेनमार्क के मोनार्च यानी सम्राट हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूज़ ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो ये रहा है अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। न्यूज़ ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। न्यूज़ ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग में अमेरिका पहले स्थान पर, फिजी दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर और कनाडा 5वें स्थान पर रहा। न्यूज़ ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग रैंकिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। वहीं फिजी देश इस रैंकिंग में 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर इस वर्ष पहुंच गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि न्यूज़ ऑन एयर वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग वैश्विक रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान पर देश है वो कौन सा रहा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें पहले स्थान पर रहा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो जो बाइडेन। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो अमेरिकी डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो दोस्तों ये किया गया है गांधीनगर में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। गुजरात राज्य के गांधीनगर में देश का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया, जिसके लिए गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिटेशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ समझौता किया। यह एकमात्र ऐसा केंद्र होगा जो कि समुद्री क्लस्टर का एक हिस्सा होगा, जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गुजरात राज्य के गांधीनगर में देश का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है हाउ यीफान ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। चीन देश की हाउ यीफान ने महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। हाउ यीफान ने फाइनल में भारत की चेस प्लेयर द्रोणवल्ली हरिका को हराकर महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम की। आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले की 30 वर्षीय खिलाड़ी द्रोणावल्ली हरिका ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो चीन की हाउ यीफान है ये महिला शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्होंने महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया है। और चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग चीन की राजधानी है। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। तो दोस्तों ये थे 11 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, अनुराग ठाकुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।